वितान भाग 2 पुस्तक हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में आज हम जो लघुत्रात्मक प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे। उनके उत्तर भी हम देखेंगे। बोर्ड परीक्षा की आपकी शानदार तैयारी होगी। ब्लूप्रिंट पर आधारित सारे प्रश्न हैं। पार्ट 1 सिल्वर वेडिंग जो लंबी कहानी है मनोहर श्याम जोशी की, उनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहली बार यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। यशोधर बाबू ने ऑफिस की घड़ी को सुस्त क्यों ठहराया था? क्योंकि यशोधर बाबू रोजाना सुबह जो उनको विवाह में जो घड़ी मिली थी उसको रेडियो समाचारों से मिला करके करेक्ट कर लेते थे, इसलिए उनके हिसाब से उनकी घड़ी मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। और ऑफिस की घड़ी है वो अगर पीछे चल रही तो वो सुस्त है, उनकी घड़ी कभी भी खराब नहीं है। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के विद्रोह का मजाक कैसे उड़ाते थे? वो सानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा और बूढ़ी मुँह मुआ से लोग करे तमाशे कह करके उसका मजाक उड़ाते थे। किशनदा अपनी जवानी में क्या क्या खुरापात किया करते थे? ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देख आना, ये खुरापात करते थे। जैसे जैसे यशोधर बाबू की उम्र ढल रही थी वैसे वैसे किशनदा की तरह कौन कौन से काम वो करने लगे थे? रोज मंदिर जाना, संध्या पूजा करना, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ना। भूषण ने यशोधर बाबू को अपनी बुआ के लिए पैसे भेजने के लिए मना क्यों किया? भूषण पारिवारिक रिश्तों की गहराई नहीं समझता था। आधुनिक संस्कृति ने भूषण के मन में परायापन का भाव भर दिया था। यशोधर बाबू की पत्नी किस नारे से चिढ़ती थी? जब यशोधर बाबू कहते थे कि हमारा तो सेफ ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। यशोधर बाबू को बुढ़िया काल में अपनी पत्नी का कौन सा परिवर्तन ठीक नहीं लगता था? बगैर बाँह का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खा लेना और ऊंची हील वाली सैंडल पहनना, ये उनको ठीक नहीं लगता था। यशोधर बाबू ने केक और लड्डू क्यों नहीं खाया? उनकी जो सिल्वर वेडिंग की जो पार्टी थी उसमें केक खाने से इसलिए मना कर दिया कि अंडा होता है, और लड्डू इसलिए खाने से मना किया कि अभी उन्होंने संध्या पूजा आरती नहीं की है। यशोधर बाबू ने आज पूजा में ज़्यादा देर क्यों लगाई? या यशोधर बाबू ने शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक क्यों खींचा? कि वे पार्टी में आए हुए मेहमानों का जाने का इंतजार कर रहे थे, वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे, वो चले जाए उसके बाद वो नीचे आना चाहते थे। यशोधर बाबू की बेटी ने ऐसा क्यों कहा कि बब्बा यू आर द लिमिट? क्योंकि यशोधर बाबू गमछा पहनकर पार्टी में आ गए थे। किशनदा ने यशोधर बाबू को कितने रुपए उधार में दिए थे? 50 रुपये उधार दिए थे ताकि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव अपने माँ बाप के पास पैसे भेज सके। यशोधर बाबू घर जल्दी पहुंचना पसंद क्यों नहीं करते थे? या ऑफिस से घर लेट क्यों पहुंचते थे? यशोधर बाबू दफ्तर से छुट्टी होने के बाद भी जल्दी घर लौटना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका अपनी पत्नी तथा बच्चों से हर छोटी छोटी बात पर मतभेद होने लगा था। घर पर उनकी कोई बात नहीं सुनता था और नहीं मानता था। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के पक्षधर थे और उनकी पत्नी और बच्चे आधुनिक पीढ़ी के। जनरेशन गैप के कारण उनकी बनती नहीं थी। यशोधर बाबू ने कौन सी अदा किशनदा से सीखी थी? खुश होना और खुश होते हुए झेंपना और झेंपते हुए खुश होना। सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? ये पुरानी पीढ़ी और आधुनिक पीढ़ी के वैचारिक द्वंद्व जनरेशन गैप पर आधारित है। किशनदा के चले जाने के बाद यशोधर बाबू ने उनकी किन परंपराओं को जीवित रखा? घर में होली गंवाना, जनियों पुण्यों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना। यशोधर बाबू ने ऑफिस साइकिल से आना जाना क्यों छोड़ा? यशोधर बाबू के बच्चे आधुनिक युवा हो गए थे जिन्हें पिता का साइकिल पर ऑफिस जाना नागवार है। उनकी नज़र में साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी को उनसे क्या शिकायत थी? जिस समय यशोधर बाबू की शादी हुई थी तब उनके साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी साथ रहते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ नहीं कह पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी। उनका यह भी मानना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया हूँ। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए। किशनदा ने क्वार्टर के सामने खड़े होकर यशोधर बाबू ने अपने आप से क्या पूछा? तो ये बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ने पाला होता और लाइव कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती, ऐसा सोचा। यशोधर बाबू का बड़ा बेटा भूषण अपने वेतन को अपने ढंग से कैसे खर्च कर रहा था? कभी वो कारपेट बिछवा रहा था, पर्दे लगवा रहा था, सोफा आ रहा था, कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज लाया जा रहा था
और टीवी, फ्रिज ये सब खरीदा जा रहा था। यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभ गई या उनकी आंखों की कोर से जरा सी नमी क्यों चमक आई? क्योंकि भूषण ने कहा कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, यह नहीं कहा कि दूध में ला दिया करूंगा। जो गिफ्ट दिया था उन्होंने सिल्वर वेडिंग पर यशोधर बाबू को, वो खुद उनके काम में हाथ नहीं बटाना चाहते थे। यशोधर बाबू को अपने घर पहुंचने पर यह धोखा क्यों हुआ कि वे किसी गलत जगह आ गए हैं? क्योंकि क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल खड़े थे, बहुत से लोग विदा ले रहे थे, विदा दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालर, गुब्बारे लटक रहे थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। इन सब का यशोधर बाबू को पता नहीं था कि उनकी सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही थी। उन्होंने सोचा ऐसी चकाचौंध मेरे घर पे तो नहीं हो सकती, हो सकता है मैं गलत जगह आ गया। दफ्तर छोड़ते समय यशोधर बाबू किशनदा की किस परंपरा का पालन करते थे? चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के सुस्त व्यवहार का निराकरण करने की परंपरा उन्होंने किशनदा से सीखी थी। यशोधर बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग की पार्टी समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बावजूद उनको संतोष क्यों हुआ? क्योंकि जिस अनाथ यशोधर बाबू के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिनके अपना विवाह भी कोऑपरेटिव बैंक से 2-4 हज़ार कर्जा लेकर के बिना किसी खास धूमधाम के किया, उनके यहाँ शादी की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाइयाँ, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक, चाय सब मौजूद थे, तो उनको संतोष हुआ। किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? सुबह की सैर पर निकले किशनदा कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ा उदाहरण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए छड़ी वाली जो छवि थी वो यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी। यशोधर बाबू को अपने बेटे के बड़े होने पर उनकी तरफ से रखे कौन से प्रस्ताव अच्छे लगते यदि रखे जाते तो? दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना। अगर ये सब काम बच्चे करते तो उनको खुशी होती। यशोधर बाबू के प्रेरणा स्रोत कौन थे? उन्होंने यशोधर बाबू के जीवन को कैसे प्रभावित किया? यशोधर बाबू के प्रेरणा स्रोत कृष्णानंद पांडे यानी किशनदा थे। किशनदा जैसे दयालु एवं सामाजिक व्यक्ति ने यशोधर बाबू जैसे कई लोगों को अपने घर में आसरा दिया था। यशोधर बाबू को सरकारी विभाग में नौकरी भी उन्होंने ही दिलवाई थी। यशोधर बाबू तो पूरी तरह किशनदा से प्रभावित हो गए। ऑफिस में कामकाज, सहयोगियों से संबंध, सुबह की सैर करने की आदत, पहनावा, किराए के मकान में ही रहना जैसी किशनदा की अनेक बातों ने यशोधर बाबू के जीवन को प्रभावित किया था। भूषण की जगह यदि आप होते तो यशोधर बाबू के प्रति आपका व्यवहार कैसे होता? भूषण की जगह यदि मैं होता तो यशोधर बाबू की बातें मानकर उनसे अपनत्व भाव दिखाता, उनके साथ कुछ समय बिताता था, उनकी छोटी मोटी आवश्यकताएं जो थी उनको ध्यान में रखता। मैं उपहार तो देता लेकिन दूध लाने की बात उनसे नहीं करता, बल्कि मैं दूध ला दिया करता, उनके काम में हाथ बटाता, मैं वर्तमान परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करता। यहाँ से निबंधात्मक प्रश्न देखिए। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल, ऐसा क्यों? यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, कैसे? यशोधर बाबू की पत्नी मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, फिर भी बच्चों की तरफदारी ने उन्हें मॉडर्न बना डाला है, कैसे? यशोधर बाबू पहाड़ी संस्कृति वाले व्यक्ति हैं। बचपन से ही उन्होंने जिम्मेदारियों का बोझ संभाला है। बचपन से ही उनके माता पिता के देहांत के कारण उनका पालन पोषण उनकी विधवा बुआ ने किया। मैट्रिक होने के बाद वे दिल्ली आ गए तथा किशनदा जैसे कुंवारे के पास रहे। इस तरह वे सदैव उन लोगों के साथ रहे जिन्हें कभी परिवार का सुख नहीं मिला। वे सदैव पुराने लोगों के साथ रहे, पले बढ़े, अतः उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। उन पर किशनदा के सिद्धांतों का बहुत प्रभाव था। इन सब कारणों से यशोधर बाबू समय के साथ बदलने में असफल रहते हैं। दूसरी तरफ उनकी पत्नी अपने मूल संस्कारों में किसी भी तरह आधुनिक नहीं थी, यानी वो भी उन्हीं की उम्र की थी, लेकिन अपने बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी के कारण उन्होंने आधुनिक जीवन अपना लिया था। शादी के बाद वह एक संयुक्त परिवार में आई थी जहां सदैव उनकी जिठानियों की चली, उनकी इच्छाएं अतृप्त रही। संयुक्त परिवार में यशोधर बाबू ने भी पत्नी का पक्ष कभी नहीं लिया। बुढ़िया ताई पर लागू सभी नियमों का उन्हें पालन करना पड़ता, अतः विद्रोह स्वरूप वह समय के साथ ढलने में सफल हुई। यशोधर बाबू आधुनिक संस्कृति को स्वयं नहीं मानते थे पर उनका विरोध भी नहीं करते थे। इस प्रकार यशोधर बाबू मध्यम वर्गीय संस्कारों के संवाद होने के कारण स्वयं तो आधुनिक नहीं बन पाए, जबकि उनकी पत्नी ने आधुनिक जीवन अपना लिया था। वह ओटो पर लाली लगाती, बालों में खिजाब लगाती, बांह रहित ब्लाउज पहनती और वेडिंग पार्टी में बढ़ चढ़ करके भाग लेती। दूसरा प्रश्न देखिए, सिल्वर वेडिंग कहानी पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी है, कैसे? सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू और उनकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी के बीच का अंतर दिखाई देता है, कैसे? सिल्वर वेडिंग कहानी मनोहर श्याम जोशी की बदलते मानवीय मूल्यों वाली विचारोत्तेजक कहानी है जिसमें पीढ़ियों का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और मानवीय मूल्यों का ह्रास स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
इसमें बेटे बेटी और साले द्वारा यशोधर बाबू के पुराने विचारों की अनदेखी की जाती है। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनके बच्चे और पत्नी उनका आदर करे, उनसे हर कार्य में सलाह ले, परंतु ऐसा नहीं होता है। ये पीढ़ियों के अंतराल का स्पष्ट प्रमाण है। पुत्री द्वारा जींस पहनना, बिना बांह का टॉप पहनना, पत्नी का होठों पर लाली लगाना, बालों में खिजाब लगाना, बिना बांह का ब्लाउज पहनना पाश्चात्य संस्कृति की पहचान है। सिल्वर वेडिंग पार्टी के आयोजन के संबंध में बच्चों ने चर्चा तक नहीं की, बल्कि अपनी मनमर्जी ही की थी। इसके साथ सिल्वर वेडिंग की पार्टी में केक काटने में उनका उस संकोच के साथ ही पर फिर भी भाग लेना, परंतु केक नहीं खाना आदि शामिल है। यशोधर जी अपनी पीढ़ी के आदर्शों और मूल्यों से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। ऑफिस के कर्मचारियों के साथ उनके संबंध भी इसी मानसिकता के साथ बने हैं। नवीन पीढ़ी और नवीन जीवन मूल्य, पुरानी पीढ़ी और प्राचीन जीवन मूल्य, इन दोनों के बीच सदैव टकराट चलती रहती है। कैसे? सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रमुख पात्र यशोधर बाबू संस्कारी व्यक्ति हैं। वे पुरानी पीढ़ी और प्राचीन जीवन मूल्यों को अपनी परंपरावादी सोच के साथ श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि उनके बेटा बेटी तथा उनकी पत्नी भी नई पीढ़ी के जीवन मूल्यों का अनुसरण करती है। फलस्वरूप घर में यशोधर बाबू का मतभेद ही नहीं चलता, बल्कि हर बात में उनका विरोध किया जाता। यानी यशोधर बाबू की कोई बात मानी नहीं जाती, उसका विरोध होता। उनकी बात न कोई मानने को तैयार होता, न कोई सुनता। बुआ को पैसे देने की बात हो या सिल्वर वेडिंग पार्टी के आयोजन की बात हो, उनका विरोध ही होता है। वे घर में अकेले पड़ जाते हैं। तब वे दफ्तर से देर शाम तक घर पहुंचते हैं तथा किशनदा के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार घर में उनकी सदा टकराट चलती रहती है और पीढ़ियों का अंतराल उन्हें परेशान कर देता है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटा है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले जीवन मूल्य घिसटते चले गए हैं। उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। सिल्वर वेडिंग कहानी का कथानक पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण एवं बदलते मानवीय मूल्यों पर आधारित है। स्पष्ट कीजिए। सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानक में पुरानी एवं नई परंपराओं मूल्यों के टकराट का यथार्थ चित्रण किया गया है। कहानी के प्रमुख पात्र यशोधर बाबू संस्कारी व्यक्ति हैं और जो हुआ होगा कहकर यथास्थिति से ग्रस्त रहते हैं, तो उनकी तो दूसरी ओर समाओ इम्प्रॉपर कहकर अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, लेकिन उनके बच्चे तथा पत्नी का आधुनिकता की ओर बढ़ता झुकाव उन्हें अकड़ता भी है। वे अपने को बदलने में असमर्थ पाते हैं। परिणाम स्वरूप वे घर में देर से आने लगते हैं। वस्तुतः आज हमारा समाज आधुनिकता की ओर ही बढ़ रहा है, परंतु दूसरी ओर इसमें मानवीय मूल्य भी घट रहे हैं। आधुनिक सोच के वशीभूत होकर नई पीढ़ी स्वार्थी हो गई है। उन्हें न तो रिश्तेदारों से कोई मतलब है, ना ही वे उनकी मदद करना चाहते हैं। घर में बड़े बूढ़ों का मान सम्मान नहीं करना, उनका कहना नहीं मानना, किसी कार्य में उनकी सलाह नहीं लेना आदि ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि मानवीय मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं। समाओ इम्प्रॉपर के कारण देश का विकास बाधित भी हो रहा है। कहानी का उद्देश्य इन्हीं स्थितियों की व्यंजना करना है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना लिखिए। सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया? सिल्वर वेडिंग कहानी में मुख्य रूप से पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के टकराट का चित्रण किया गया है। यशोधर बाबू प्राचीन मान्यताओं के समर्थक और किशनदा के मानस पुत्र हैं। वे किशनदा को आदर्श मार्ग प्रदर्शक मानते हैं और उन्हीं के दिखाए मार्ग से चिपके रहते हैं, जबकि उनके बच्चे पश्चिमी संस्कृति को अंधाधुंध अपना रहे हैं। इससे उनके पारिवारिक परिवेश में पीढ़ियों का द्वंद्व रहने लगा है। पुरानी पीढ़ी हाशिए पर खड़ी लाचार नजर आने लगी है। यही कहानी की मूल संवेदना है। लेखक बिना कहे नई पीढ़ी को संदेश देना चाहता है कि वे अपने पूर्वजों का, पारिवारिकता का और परंपराओं का सम्मान करें, उन्हें तिलांजलि न दे तथा नई पीढ़ी नई चुनौतियों के अनुसार ढलना सीखे। दूसरा पार्ट है जूझ पार्ट, जो आनंद यादव का आत्मकथात्मक उपन्यास है, उसका अंश है। उसी के हम लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे। जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास में लेखक की किस प्रवृत्ति का उल्लेख हुआ है? एक किशोर यानी जो लेखक स्वयं आनंद यादव है का संघर्ष, उनकी हर स्थिति में पढ़ने की लालसा और धीरे धीरे साहित्य संगीत में बढ़ती उनकी रुचि का वर्णन किया है। लेखक को खेती के संबंध में क्या विश्वास था? जन्म भर खेत में काम करने से भी हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। लेखक के अनुसार खेती उनको गड्ढे में धकेल रही है। दिवाली बीत जाने पर कोल्हू किस लिए चलाना होता था? ईख पेड़ने के लिए लेखक के यहाँ कोल्हू चलाना होता था ताकि गन्ने के रस से गुड़ बनाया जा सके। लेखक के यहाँ ईख पेड़ने के लिए कोल्हू सबसे ज़्यादा क्यों चलता था? दिवाली के बाद ईख पेड़ने के लिए लेखक के यहाँ कोल्हू चलाया जाता था क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था ताकि गुड़ की अधिक कीमत मिल सके। हालांकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था। लेखक ने अपने खेत पर बनाए गए गुड़ और बाजार के गुड़ में क्या अंतर बताया? लेखक ने अपने खेत पर बनाए गए गुड़ को नंबर 3 क्वालिटी का गुड़ कहा है और बाजार के गुड़ को नंबर 1 क्वालिटी का गुड़ कहा है। लेखक के पिता ने लेखक को पाठशाला भेजने के लिए क्या शर्त रखी? पढ़ाने के लिए लेखक के पिता ने शर्त रखी कि 11 बजे पाठशाला जाने से पहले खेत पर काम करना होगा।
11 बजे तक खेत में पानी लगाना होगा। अगर किसी दिन खेत में ज़्यादा काम होगा तो उसे पाठशाला नहीं जाना होगा। पाठशाला जाने से पहले और आने के बाद खेत पर काम करना होगा। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। क्यों? लेखक के पिता उससे खेत पर दिन रात काम करवाते थे। मास्टर की छड़ी की मार खेत में काम करने से ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि अब लेखक को खेती का काम नहीं करना पड़ता था। लेखक का मन तड़पने का क्या कारण था? लेखक पाठशाला जाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पिता उसको पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। पाठशाला न जा पाने के कारण लेखक का मन तड़पता था। लेखक को कब लगा कि वह भी कविता लिख सकता है, या कवि लोग भी आदमी होते हैं? मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय छंद गति आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। उनसे प्रेरित होकर लेखक को कुछ तुकबंदी करने लगा। मास्टर नवा सौंदलगेकर ने लेखक की रुचि को देखकर उसे विद्यालय के वार्षिकोत्सव में तथा बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों के सामने कविता पाठ करवाया। प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं पढ़कर उनके चरित्र और संस्मरण जान करके लेखक को यह आत्मविश्वास हो गया कि वह भी कविता लिख सकता है। लेखक मास्टर जी के अनुसार बताए गए तरीके से कहाँ और कैसे कविता पाठ करने लगा। लेखक पाठशाला से जाने के बाद जानवर चराता था। ढोर डंगर चराते हुए भैंसों की पीठ पर लिख लिख कर और ऊंचे स्वर में गा गा करके वो कविता पाठ का अभ्यास करने लगा। पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा? मास्टरों के स्नेह, अपनेपन और वसंत पाटिल की दोस्ती के कारण पाठशाला में लेखक का विश्वास बढ़ने लगा। लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं? मास्टर जी द्वारा 6ठी-7वीं कक्षा में तथा पाठशाला के एक समारोह में जब लड़कों के सामने कविता गवाने के लिए लेखक को बुलाया और लेखक ने उनके सामने कविता गाई तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसे लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं। कॉन्फिडेंस आया, आत्मविश्वास आया। कभी कभी कागज और पेंसिल न होने पर भी लेखक कविता कैसे लिखता था? जब लेखक के पास कागज और पेंसिल नहीं होती थी तो वह लकड़ी के छोटे से टुकड़े द्वारा भैंस की पीठ पर लिखकर कविता का अभ्यास करता था। लेखक को कब लगा कि वह भी आसपास के दृश्यों पर कविता लिख सकता है? जब लेखक ने देखा कि उसके मास्टर ने दरवाजे पर छाई मालती बेल पर एक कविता लिख दी है, तब उसको लगा कि आसपास के दृश्यों पर भी कविता लिखी जा सकती है। लेखक की मराठी भाषा कैसे सुधरने लगी? मास्टर नवा सौंदलगेकर कक्षा में मराठी कविता पढ़ाते समय लय, भाव, गति, ताल के साथ उन्हें पढ़ते थे। लेखक ने भी उन्हीं की तरह पढ़ने का अभ्यास कर लिया। मराठी के अध्यापक के पास तमाम मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे तथा उन्हें कवियों के अनेक संस्मरण भी याद थे जिन्हें वे कक्षा में सुनाते थे। मास्टर स्वयं भी मराठी की अच्छी कविता कर लेते थे। इस तरह लेखक की मराठी भाषा सुधरने लगी। अलग अलग कवियों की पुस्तकें पढ़ने से, उनके कविता संग्रह पढ़ने से और मास्टर से कविता की भाषा, छंद, अलंकार और शुद्ध लेखन विषय पर सहज बातें करने से लेखक की मराठी भाषा सुधरने लगी। लेखक का मन खट्टा कब हो गया? जब लेखक ने देखा कि उसकी उम्र के सभी लड़के आगे की कक्षा में जा चुके हैं और उसको कम उम्र के, कम अक्ल के पिछली कक्षा के लड़कों के साथ बैठना पड़ेगा, तब उसका मन खट्टा हो गया। मेरी पाठशाला मुझे चोंच मार कर घायल कर रही है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? कक्षा में पहले दिन चौहान नाम के शरारती बालक ने बार बार लेखक की धोती की कांच खींचकर उसे परेशान कर दिया था। तब लेखक को लगा कि जैसे मेरी पाठशाला मुझे चोंच मार करके घायल कर रही है। लेखक के स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा? जूझ पाठ के आधार पर बताइए। वसंत पाटिल के सहयोग से, उसकी तरह पढ़ाई करने से, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने से, मन की एकाग्रता से, मास्टर के स्नेह से लेखक का ध्यान पढ़ाई में लगने लगा। दत्ताजी राव ने लेखक के पिता को क्यों डांटा? जूझ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी थी। लेखक की इच्छा पढ़ाई जारी रखने की थी, परंतु उसके पिता उसे खेत का काम करवाते थे और पशु चराने का काम करवाते थे, इसलिए उन्होंने लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी थी। वह लेखक को पढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए दत्ताजी राव ने लेखक के पिता को डांटा। कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा? कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना इसलिए अच्छा लगने लगा क्योंकि अब वह ऊंची आवाज़ में कविता गा सकता है, उसका अभिनय कर सकता है और थुई थुई करके नाच भी सकता है। दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की? माँ बेटे ने एक झूठ के सहारे दत्ताजी राव से पढ़ने के संबंध में सहायता मांगी। दत्ताजी राव ने पिता को खूब डांट लगाई। उसके कहने पर लेखक का पिता उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। पाठशाला में लेखक अन्य बच्चों के संपर्क में आकर पढ़ने लगता है। इस प्रकार दत्ताजी राव ने लेखक की पढ़ने में मदद की। इसके अलावा ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर भी आप कल्पना के आधार पर दे सकते हैं। दादा की जगह आप होते तो आपका व्यवहार लेखक के प्रति कैसा होता? माँ की जगह आप होते तो लेखक को पढ़ाने में आप कैसे मदद करते? दत्ताजी सरकार की जगह आप होते तो लेखक के पिता को कैसे समझाते? लेखक की जगह यदि आप होते तो कक्षा के शरारती लड़के चौहान से अपने आप को कैसे बचाते? और लेखक की जगह यदि आप होते तो कविता लिखने में सीखने के लिए क्या क्या करते? करीब करीब अपने को वही उत्तर देना जो पाठ में आया है, पॉजिटिव उत्तर देना है। मास्टर नवा सौंदलगेकर की जगह यदि आप होते तो लेखक को कविता लिखने के लिए कैसे प्रेरित करते?
मास्टर नेवा सौंदर्यगेकर की जगह यदि मैं होता तो उनकी तरह मराठी कविता को गा गा कर सुनाता, कविता को हाव भाव और अभिनय से जीवंत बना देता, लेखक की रुचि और उसकी प्रतिभा को पहचान कर उसको निखारने का प्रयास करता, लेखक को कविता की बारीकियां बताता और प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं पढ़ने देता, लेखक द्वारा लिखी कविता को अच्छी तरह सुनता और उसमें सुधार करवाता। मास्टर की तरह ही लेखक को विद्यालय के वार्षिकोत्सव में तथा बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के सामने कविता पाठ करवाकर उसमें आत्मविश्वास बढ़ाता। यहाँ से निबंधात्मक प्रश्न है, एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है, जूझ पाठ के आधार बताइए, या एक गुरु किस प्रकार विद्यार्थी के जीवन को नई दिशा दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। इसमें कथानायक आनंद ने पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गांवी जीवन के खुरदरे यथार्थ व परिवेश को विश्वसनीय ढंग से व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त आनंद की माँ भी अपने स्तर पर संघर्ष करती है। उपन्यास का नायक पढ़ने के लिए लालायित है। विद्यालय जाने पर उसके गुरु नेवा सौंदर्यगेकर ने उसके जीवन को नया मोड़ दिया। वे मनोविज्ञान के ज्ञाता एवं छात्रों की मदद करने वाले अध्यापक थे। उन्होंने जूझ के लेखक की हर तरह से मदद की। बिना उनकी सहायता प्राप्त हुए जूझ कहानी का लेखक आनंद साहित्यकार नहीं बन सकता था। मास्टर सौंदर्यगेकर कुशल अध्यापक, मराठी के ज्ञाता व कवि थे। सुरीले ढंग से स्वयं की व दूसरों की कविताएं गाते थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। पहले वे एकाध गाकर सुनाते थे, फिर बेटे बेटे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। आनंदा को कविता या तुकबंदी लिखने के प्रारंभिक काल में उन्होंने उसका मार्गदर्शन व सुधार किया, उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, जिससे वह धीरे धीरे कविताएं लिखने में कुशल होकर प्रतिष्ठित कवि बन गया। छात्रों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें उचित क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का काम एक अच्छा गुरु ही कर सकता है। उसके अलावा भी ये निबंधात्मक प्रश्न है जिनके उत्तर ऊपर आए हुए उत्तरों से ही आप कुछ जोड़ करके घटा करके लिख सकते हैं। जूझ उपन्यास एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उनके रंगारंग परिवेश के अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। स्पष्ट कीजिए। जूझ पाठ में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा और धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है। स्पष्ट कीजिए। जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास के संकलित अंश की मूल संवेदना लिखिए। जूझ उपन्यास प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष की प्रेरक कथा है। स्पष्ट कीजिए। वितान भाग 2 का तीसरा पार्ट है अतीत में दबे पांव। यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। ओम थानवी द्वारा लिखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 स्थल हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जिसमें मोहनजोदड़ो की विशेषताओं के बारे में बताया, उसी के लघुत्रात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न आज हम यहाँ हल करेंगे। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ था? बड़ी तादाद में इमारतें मिली, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित मृद बांड, मोहरें, साजो सामान, खिलौने, ये सब प्राप्त हुए। हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य किसकी भेंट चढ़ गए? रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कैसे कह सकते हैं? खुदाई में नदियां मिली है, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी की निकासी व्यवस्था मिली है। इसी आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं। किसकी खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में मिले बौद्ध स्तूप की जो खोज थी उसने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता में पानी की निकासी कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी। ये नालियां ईंटों से बनी थी और इनको ईंटों से ढका हुआ था। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे कैसे? मोहनजोदड़ो की खुदाई में कई प्रकार के औजार तो मिले पर हथियार नहीं मिले हैं, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। किन विशेषताओं के कारण मोहनजोदड़ो का इलाका राजस्थान से मिलता जुलता है? मोहनजोदड़ो में वही खुला आसमान, सुना परिवेश, धूल, बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी है जैसी राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में होती है। राजस्थान की धूप पारदर्शी होती है जबकि मोहनजोदड़ो में धूप का मिजाज जुदा है। हालांकि वहाँ राजस्थान की तरह रेत के टीले नहीं है और खेतों का हरापन है जैसा राजस्थान में नहीं है। तो धूप के कारण, वहाँ के सूनेपन के कारण, गर्मी ठंड के कारण, खुले आसमान के कारण लेखक को राजस्थान की याद आती है। कुलदरा गांव राजस्थान का। निबंधात्मक प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं निबंधात्मक प्रश्नों में अगर आप 4-5 लाइन में उत्तर देंगे तो लघुत्रात्मक प्रश्न में बन जाएगा। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की विशेषताएं लिखिए। मोहनजोदड़ो नगर को कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठा करके बसाया गया था ताकि सिंधु नदी का पानी इसके अंदर ना आ सके। टीलों पर बसा हुआ था। किस पे बसा था? टीलों पर। यह नगर आज भले ही खंडहर हो गया किंतु इसके स्वरूप का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी गलियां, सड़कें, कमरे, रसोई,
खिड़की, चबूतरे, आंगन, सीढ़ियां आदि इस नगर के सुंदर नियोजन की कहानी स्वतः कह देते हैं। यहाँ की सभी सड़कें प्राय सीधी या आड़ी है। वास्तुकार्य से ग्रिड प्लान कहते हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बुद्ध स्तूप है, उसके पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। दक्षिण में कामगारों की बस्ती तथा मध्य में एक महाकुंड है। उस कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती है। कुंड में बाहर से अशुद्ध जल न आवे, इसकी भी उचित व्यवस्था कर रखी है। वहां पर नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई है। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है जिसमें 9 चौकियों की 3 हवादार कतारें हैं। ऐसा ही एक कोठार हड़प्पा में भी मिला है। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता में खेती का वर्णन कीजिए। या सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेती और पशुपालक सभ्यता थी, स्पष्ट कीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि वह मूलतः खेती और पशुपालक सभ्यता ही थी, जबकि कुछ का भ्रम था कि यहाँ अनाज नहीं उपजाया जाता था, उसका आयात ही होता था। यह सोच का ही अंतर था। यहाँ लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंध में भी था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेती बाड़ी में काम में लिए जाते थे। कुछ भी हो, विद्वानों का मानना है कि ज्वार, बाजरा और रागी जो उपज है वो यहाँ होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती है। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग पशु भी पालते थे और दूध का सही उपयोग करते थे। इन आधारों पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेती और पशुपालक सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो में जो जलकुंड मिला है उसकी विशेषताएं लिखी है। या प्राप्त महाकुंड के निर्माण कला और उसके महत्व के बारे में लिखी। स्तूप के ऊंचे टीले से नीचे उतरने पर एक महाकुंड निर्मित है। इसकी लंबाई करीब 40 फुट, चौड़ाई 25 फुट और गहराई 7 फुट है। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती है। इसके 3 तरफ साधुओं की कोठरियां बनी हुई है। उत्तर दिशा में 2 पंक्तियों में 8 स्नानागार हैं। इनके द्वार एक दूसरे के सामने न खुल करके विपरीत दिशा में खुलते हैं। ये शुद्ध वास्तुकला का नमूना कहा जा सकता है। कुंड के निर्माण में भट्टी में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया। कुंड के पानी को रिसने से तथा बाहर के गंदे पानी को अंदर आने से रोकने के लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी का गारा भरा गया है। बगल की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग हुआ है। कुंड में पानी की आपूर्ति के लिए एक तरफ कुआं बनाया गया है। कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनाई गई है। पक्की ईंटों से बनी है और इनको ईंटों से ढका हुआ भी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महाकुंड वहां की सभ्यता की श्रेष्ठता का तो उदाहरण है ही है, एक उच्च संस्कृति का भी महत्वपूर्ण प्रमाण है। पक्की ईंटों से निर्मित ऐसा निर्माण कार्य संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है। इस साक्ष्य से मोहनजोदड़ो संसार में सभ्यता और संस्कृति का जीवंत दस्तावेज सिद्ध किया जा सकता है, जिसने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं से भी श्रेष्ठ सभ्यता का सम्मान प्राप्त करवाया है। मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध पुराने बौद्ध स्तूप की विशेषताएं लिखी। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे टीले पर बड़ा बुद्ध स्तूप है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद जीर्ण शीर्ण टीले पर बना हुआ है। यह स्तूप कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया है। इस चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। इसके आसपास खुदाई करने पर पता चला कि यहाँ बौद्ध स्तूप भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप है। इस स्तूप को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठता है। इतना प्राचीन स्तूप न जाने कितनी सभ्यताओं का साक्षी है। यह स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे पास वाले हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस भाग को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। मोहनजोदड़ो में यह अकेला ऐसा स्तूप है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बचा हुआ रह सका है। पुरातत्ववेताओं ने सिंधु घाटी सभ्यता को तर सभ्यता क्यों कहा है, या इसको हम जल संस्कृति कहने के पीछे क्या क्या प्रमाण है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में पहली संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में जो कुंड और अवशेष मिले हैं वे ये सिद्ध करते हैं कि ये एक जल संस्कृति थी। कुंड के चारों ओर पक्की ईंटों की दीवार, तल में पक्की ईंट, किनारे पर स्नानागार और सीढ़ियां बनी हुई है जिनसे स्नान करने वाले जल की सतह तक पहुंचकर स्नान करने को पात्रों में जल भरकर लाते और स्नानागारों में स्नान करते थे। कुंड में भरने के लिए जल की व्यवस्था कुओं से की जाती थी, इसलिए नगर में चारों ओर 700 कुओं का निर्माण किया गया है। खुदाई में प्राप्त भवनों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ का हर घर एक स्नानागार से युक्त था। जल निकासी की व्यवस्था के लिए सड़क के दोनों ओर समानांतर रूप से ढकी हुई नालियां बनी थी। घरों का जल नालियों द्वारा बाहर एक गोदी में भरा जाता था, जहाँ से वह नालियों द्वारा शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। नगर के मकानों की बसावट ऊंचे टीलों पर थी, जहाँ सिंधु नदी का पानी नहीं पहुंच सकता था, इसलिए लेखक ने इसे जल संस्कृति वाली सभ्यता कहा है। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था।
या किन चिन्हों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित थी? सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। उसके दो शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके प्रमाण हैं। खुदाई में प्राप्त अवशेष बताते हैं कि नगरों में भट्टी में पकी हुई एक विशेष आकार की ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण, स्नानागार बनाने, कुओं का निर्माण, नालियां बनाने, भंडार गृहों के बनाने में किया जाता था। चौड़ी सड़कों पर बैलगाड़ियां माल ढोती थी। अनेक वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। उन्नत खेती होती थी। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्नानागारों से पानी की निकासी ढकी हुई नालियों से होती थी। स्वच्छ जल के लिए कुओं का निर्माण किया गया था। अजायब घर में प्रदर्शित वस्तुएं इसकी समृद्धि की कहानी कहती है। यहाँ के लोग कांसा, तांबा आदि धातुओं से परिचित थे। चौक पर बने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों पर चित्र बनाए गए थे। चौपट की गोटियां, दिए, माप तोल के पत्थर, पाटों वाली चक्की, मिट्टी की बैलगाड़ी, पत्थरों के मनकों के हार, सोने के गहने, ये सब चीजें एक साधन संपन्न सभ्यता की निशानी है। सिंधु सभ्यता में मिले छोटे मकान, राजाओं महंतों के विशाल समाधियां, राजप्रसादों और भव्य मंदिरों का अभाव, नरेश के सिर का छोटा मुकुट, छोटी नावें आदि इस भव्यता के आडंबर से रहित बनाती है। दूसरी सभ्यताओं के पुरावशेषों में राजतंत्र की ताकत को दिखाने वाले राजप्रसाद मिले हैं, मंदिर मिले, मूर्तियां मिली, पिरामिड मिले हैं। यहाँ से ये वस्तुएं नहीं मिली है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दिखावे वाली सभ्यता नहीं थी। ये सभ्यता राज पोषित या धर्म पोषित न होकर के समाज पोषित थी। अतः साधन संपन्न होते हुए भी यह भव्य नहीं कही जा सकती। इसमें दिखावा नहीं था, आडंबर नहीं था। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है। राज पोषित या धर्म पोषित न होकर के समाज पोषित है, ऐसा क्यों कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता वहां के निवासियों को कला प्रेमी, सुरुचि संपन्न सिद्ध करती है। खुदाई में प्राप्त पुरावशेषों में किसी भी प्रकार के हथियार नहीं मिले। इससे सिद्ध होता है कि वहां राजतंत्र जैसा कोई सत्ता का केंद्र नहीं था। सिंधु सभ्यता में प्राप्त नगर पूर्णतया नियोजित हैं। चौड़ी सड़कों के दोनों तरफ समांतर पक्की ढकी हुई नालियां हैं। स्नानागारों से निकला मेला गंदा पानी इनसे होकर के बाहर बहता था। ऊंचाई पर स्थित बुद्ध स्तूप, ज्ञानशाला, कोठार, 2 मंजिला भवन, सीढ़ियां, सामूहिक स्नान के लिए, जल तक उतरने के लिए सुंदर सीढ़ियां वाले महाकुंड आदि उनके कला प्रेम तथा वास्तुकला में पारंगत होने के प्रमाण है। चौक पर बनाए मिट्टी के भांडू बर्तनों पर पशु पक्षियों की चित्र मिले, माला आदि बारीक आकृतियां, उत्कीर्ण की हुई मोहरें, केश विन्यास और तांबे का आईना, आभूषण, सुगढ़ अक्षरों वाली लिपि, सभी वस्तुएं उनके कला प्रेम को प्रकट करती है। तो सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित, धर्म पोषित न होकर के समाज पोषित है। यहाँ के निर्माण एवं वस्तुओं में आकार की भव्यता न होकर के कला की भव्यता देखी जा सकती है, जो राजमहलों या मंदिरों में होती है और जो वास्तव में समाज पोषित होती है। अतः यह उन्हें कला प्रेमी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। सिंधु घाटी सभ्यता की कला का वर्णन अतीत में दबे पाठ के आधार पर कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की कला के संबंध में लेखक ने बताया कि सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थरों की मूर्तियां, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीकी रूप से सिद्ध करने में ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है, यानी कला में वो पारंगी थे। शायद इसलिए यहाँ आकार की भव्यता की जगह इसमें कला की भव्यता दिखाई देती है, यानी कोई चीज़ें ज़्यादा बड़ी नहीं। यहाँ के लोग सुइयों से कशीदाकारी करते थे। यहाँ जो सुए मिले हैं इनसे अनुमान लगाया जाता है कि इन मिले सुए से दरियाँ बनाई जाती थी। दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति इनकी उत्कृष्ट कला के नमूने हैं। इसके अलावा भी आप देखिए इनका परिचय दे सकते हैं, वो पूछ सकता है। नगर नियोजन, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। बुद्ध स्तूप, इसके बारे में पढ़ लिया। जलकुंड पढ़ लिया। अन्नागार, जो आपके कोठार मिले हैं अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, उसके बारे में पूछ सकता है। स्नानागार, इनके बारे में पूछ सकता है। नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति मिली उसके बारे में पूछ सकता है। दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति के बारे में पूछ सकता है। ये सब चीज़ें इनके ऊपर टिप्पणी लिखना आना चाहिए। यहाँ से काला पड़ा गेहूँ मिला है, तांबे और कांसे के बर्तन मिले, मोहरें, वाद्य, चौक पर बने विशाल मृदभांड मिले हैं, चौपट की गोटियाँ, मिट्टी की बैलगाड़ी, पत्थर के औजार, मिट्टी के कंगन, ये सब मिले।